वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आप अपना भी ख्याल रखना और अपने परिवार का भी ख्याल रखना। इस महामारी के दौर से आप सभी को निकलना है और अपनों का ध्यान भी रखना है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी शुरू की थी, जिसमें हमने कुछ इसके बारे में बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए और इसके बाद ये वीडियो देखना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो देखें। आपको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है जब हमारा कुछ रेस्पॉन्स पॉजिटिवली होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स जरूर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो हम वो बात दोहराएंगे जो पिछली वीडियो में हमने मेन क्वेश्चंस के बारे में बताया था। सबसे पहले ये बात थी कि भारतीय राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी। भारतीय राज व्यवस्था की शुरुआत हमारे अंग्रेजों के आगमन के साथ ही हो चुकी थी। कब हुई थी? भारत में जब अंग्रेज आए थे उसके साथ ही भारत में राज व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जॉन मेंडेलहार। ये कब आया था? 1599 ईस्वी में। किसके शासनकाल में आया था? अकबर के शासनकाल में आया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 1600 में स्थापना हुई थी। दूसरा जो है, अंग्रेज भारत में कब आया था? 1608 ईस्वी में। कौन था? वो था विलियम हॉकिंग। कौन था? विलियम हॉकिंग। कैप्टन विलियम हॉकिंग नाम का एक अंग्रेज था। ये आया था 1608 ईस्वी में। और ये कहां गया था? ये जहांगीर के दरबार में फैक्ट्री लगाने की अनुमति लेने गया था। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां पर लगी थी? वो लगी थी मछलीपट्टनम में। कहां पर लगी थी? मछलीपट्टनम में। ये कब लगी थी? 1611 ईस्वी में। लेकिन स्थायी फैक्ट्री कहां लगी थी? जो कि ये तो अस्थायी फैक्ट्री थी जो मछलीपट्टनम में लगी थी, लेकिन स्थायी फैक्ट्री कहां लगी थी? वो लगी थी सूरत में। वो कब लगी थी? 1613 ईस्वी में। इसके बाद 1613 ईस्वी में 1615 ईस्वी में एक और अंग्रेज आया था जिसके आगमन के साथ ही व्यापार शुरू हुआ था, जिसका नाम क्या था? सर थॉमस रो। ये जो है ब्रिटेन के महाराज जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर भारत आया था। ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, या फिर ये कहें कि अंग्रेजों की भारत में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इन तीनों प्रेसिडेंसीज में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 अन्य लोग हुआ करते थे। ठीक है ना। सन 1707 ईस्वी में जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो मुगल साम्राज्य का पतन बहुत शीघ्रता से होने लगा था। ठीक है ना। लेकिन जब शीघ्रता से होने लगा था उसके बाद सन 1713 ईस्वी में एक मुगल बादशाह बना जिसका नाम था फर्रुखसियर। इसने अंग्रेजों के लिए गोल्डन ऑर्डिनेंस जारी किया। वो गोल्डन ऑर्डिनेंस क्या था? इसने अंग्रेजों को बिना किसी कर के बंगाल में कहीं भी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी। किसी क्या अनुमति दे दी? बंगाल में कहीं भी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी। यही कारण था कि सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया था। बंगाल पर ही क्यों किया था? क्योंकि बंगाल अपने आप में उस समय का सबसे संपन्न और धनी प्रांत हुआ करता था। मुगल साम्राज्य में प्रांतों को और प्रांत अधिकारियों को क्या कहा जाता था? प्रांतों को सूबा कहा जाता था और प्रांत अधिकारियों को क्या कहा जाता था? सूबेदार कहा जाता था। लेकिन बात यहीं से शुरू हुई है। सन 1700 ईस्वी में
यहां से आपकी सेकंड क्लास चालू हुई है। इसमें क्या है कि सन 1700 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने, किसने, मुगल बादशाह औरंगजेब ने बंगाल का एक सूबेदार नियुक्त किया था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान। 1700 ईस्वी में 1700 ईस्वी में 1700 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया? बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था मुर्शिद कुली खान को। मुर्शिद कुली खान को नियुक्त किया था। अब ये मुर्शिद कुली खान, ये जो बंदा था ना, इसने जो है मुगल साम्राज्य के साथ अच्छा काम किया, लेकिन जब इसे ये लगा कि अब तो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, तो इसने अपने आप को क्या किया? इसने अपने आप को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित कर लिया। कहने का मतलब बंगाल को इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया। कब किया? इसने मुगलों के पतन को देखकर बंगाल को मुगलों से स्वतंत्र घोषित किया और बन गया बंगाल का पहला नवाब। बंगाल का पहला नवाब कौन बना? मुर्शिद कुली खान। और बना बंगाल का पहला नवाब। अब ये कब बना? ये जो है बंगाल का पहला नवाब जो बना था 1713 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1713 ईस्वी में। और 1713 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक ये बंगाल का नवाब रहा। इसके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का जो अगला नवाब बना था वो इसी का उत्तराधिकारी बना था, जिसका नाम था सुजाउद्दीन। क्या कौन बना था? इसके बाद बंगाल का अगला नवाब इसी का ही उत्तराधिकारी बना। अब इसका क्या नाम था? उसका नाम था सुजाउद्दीन। क्या नाम था? सुजाउद्दीन। अब ये बंगाल का नवाब कब से कब रहा? ये जो है 1727 से लेकर 1739 तक बंगाल का नवाब रहा। कब रहा? 1727 से लेकर 1739 तक बंगाल का नवाब रहा। इसके बाद सुजाउद्दीन के बाद जो बंगाल का नया नवाब बना था उसका नाम था सरफराज खान।
जो कि बंगाल का तीसरा नवाब बना था। बंगाल का तीसरा नवाब, बंगाल का तीसरा नवाब कौन था? बंगाल का तीसरा नवाब था सरफराज खान। सरफराज खान। अब ये तीसरा नवाब था, लेकिन ये नवाबी गद्दी पर कब बैठा? 1739 में। 1739 में बना बंगाल का तीसरा नवाब। लेकिन इसी का ही एक चचेरा भाई था। कौन था? इसी का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था अलीवर्दी खान। कौन, क्या नाम था? अलीवर्दी खान, जो कि इसी का ही सेनापति हुआ करता था। इसी का एक चचेरा भाई था सरफराज खान का। सरफराज खान का सेनापति कौन था? सेनापति था अलीवर्दी खान। कौन था? अलीवर्दी खान। अब ये अलीवर्दी खान क्यों यहां इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अलीवर्दी खान ने ही बंगाल के तीसरे नवाब सरफराज खान के खिलाफ बगावत की थी, और इन्हीं दोनों के खिलाफ 1740 ईस्वी में लड़ा गया था, घेरिया था प्रसिद्ध युद्ध। जिस युद्ध में क्या हुआ था? जिस युद्ध में क्या हुआ था? अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को हरा दिया था और खुद बंगाल का अगला नवाब बन गया था। यहां लिखते हैं घेरिया का युद्ध, घेरिया का युद्ध। अब ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये युद्ध हुआ था सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच। सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच हुआ था ये युद्ध। अब इन दोनों के बीच हुआ था, लेकिन इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें विजय हुई थी अलीवर्दी खान की। अलीवर्दी खान इस युद्ध में जीता था और अगला नवाब बना था बंगाल का। जीत करके क्या हुआ? इस युद्ध को जीतकर अलीवर्दी खान बंगाल का अगला नवाब बना। अगला नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इतना महत्वपूर्ण इसलिए है, पहले तो इसने कितने साल शासन किया? इसने 1740 से 1756 तक शासन किया। कहने का मतलब ये नवाब कब तक रहा? ये 1740 से 1756 तक रहा बंगाल का नवाब। क्यों रहा? अब इसका महत्वपूर्ण क्या क्या दिक्कत है? इसका मतलब क्यों इसको इतना महत्वपूर्ण माना गया है भारतीय राज्य व्यवस्था में? क्योंकि यही एक पहला नवाब था जो कि अंग्रेजों की रणनीति समझ गया था। अलीवर्दी खान ही एक ऐसा पहला नवाब था जिसने अंग्रेजों की रणनीति को बखूबी समझा था। उसने समझा क्या था कि वो ये समझ गया था कि अंग्रेज जो है भारत में आए तो व्यापार करने के लिए थे, लेकिन व्यापार की आड़ में भारत पर अधिकार करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अधिकार जमाना चाहते हैं। इसीलिए इसने एक प्रसिद्ध कथन कहा था। वो क्या कहा था कि ब्रिटिशर्स आर लाइक हनी बीज, कि ब्रिटिशर्स आर लाइक हनी बीज, अंग्रेज मधुमक्खी के समान है। ये एक प्रसिद्ध कथन कहा था अलीवर्दी खान के द्वारा। इसका मतलब क्या था? इसका कहने का मतलब यह था कि अंग्रेजों के मधुमक्खियों के समान है। अंग्रेज जो है मधुमक्खी के समान है। इन्हें पालेगा तो इन्हें पालेगा अंग्रेज उन्हें ढेर सारा शहद देंगे, और इनके खिलाफ थोड़ी सी भी बगावत करने की कोशिश की तो अंग्रेज इन्हें डंक मार कर मार देंगे। ये कहना था अलीवर्दी खान का।
उसके बाद अलीवर्दी खान के बाद 1756 में बंगाल का नया नवाब बना, जिसका नाम था शुजाउद्दौला। कौन, क्या नाम था? शुजाउद्दौला। बंगाल का अगला नवाब कौन बना? 1756 में बंगाल का अगला नवाब, बंगाल का अगला नवाब कौन बना? बंगाल का अगला नवाब बना शुजाउद्दौला। कौन बना? शुजाउद्दौला। यहां से एक क्वेश्चन बनता है शुजाउद्दौला से, 1756 में बंगाल का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला था। कौन था? शुजाउद्दौला। यहीं से बिहार में नवाबों और अंग्रेजों के बीच में रंजिश शुरू हुई थी। बिहार में नवाबों के बीच में रंजिश शुरू हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि भारत में अंग्रेज बंगाल में व्यापार कर रहे थे और फ्रांसीसी भी बंगाल में व्यापार कर रहे थे। लेकिन शुजाउद्दौला के शासनकाल में एक घटना हुई। एक घटना क्या हुई कि अंग्रेजों ने तो कलकत्ता की तथा फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। क्या कर दी थी? अंग्रेजों ने कलकत्ता की और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। इसी बात से नाराज होकर या फिर शुजाउद्दौला को ये बात पसंद नहीं आई, शुजाउद्दौला ने फरमान जारी किया। वो क्या था कि जल्दी से जल्दी अंग्रेज कलकत्ता की तथा फ्रांसीसी चंद्रनगर की किलाबंदी बंद कर दें। जल्दी से जल्दी अंग्रेज कलकत्ता की तथा फ्रांसीसी चंद्रनगर की किलाबंदी बंद कर दें, नहीं तो अंजाम सही नहीं होगा। इसके बाद जो है फ्रांसीसियों ने तो किलाबंदी बंद कर दी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। यहां तक पहले नोट करते हैं। 1756 में अंग्रेजों ने कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलाबंदी शुरू कर दी। इसके बाद शुजाउद्दौला ने फरमान जारी किया कि अंग्रेज कलकत्ता तथा फ्रांसीसी चंद्रनगर की किलाबंदी बंद कर दें। फ्रांसीसियों ने तो किलाबंदी बंद कर दी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेज
जब नहीं माने तो इसी बात से नाराज होकर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और 1756 में ही कलकत्ता के कासिम बाजार पर आक्रमण करके अधिकार किया और अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पर भी अधिकार किया। तो अंग्रेज नहीं माने तो सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण करके कलकत्ता के कासिम बाजार तथा फोर्ट विलियम पर अधिकार किया। कब किया? 1756 ईस्वी में। जब अधिकार कर लिया तो यहीं पर एक घटना हुई थी। इसी फोर्ट विलियम में काल कोठरी की घटना घटित हुई थी। जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब ये घटना कब हुई थी? ये घटना हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को। मैं यहां लिखता हूं कि फोर्ट विलियम में ही काल कोठरी की घटना घटित हुई। अब ये घटना घटित हुई? 20 जून 1756 ईस्वी को। कब हुई थी? 20 जून 1756 ईस्वी को ये घटना घटित हुई थी। और इस घटना में हुआ क्या था? पहली बात तो भारतीयों का जो कहना था कि उनका कहना था कि ये ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई। अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार करने के लिए सुजाउद्दौला के खिलाफ युद्ध करने के लिए इस मनगढ़ंत घटना को बनाया है। लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि इस घटना में हुआ क्या था कि सुजाउद्दौला ने फोर्ट विलियम के 18/15 के एक कमरे में 18/15 के कमरे में 140 अंग्रेजों को बंद कर दिया जिसमें अंधेरा था। और ये जो है 24 घंटे इसमें बंद रहे। 24 घंटे इसमें बंद रहे। जब अगले दिन इस कमरे को खोला गया तो जब इस कमरे को खोला गया तो क्या हुआ कि इसमें से 140 में से 123 लोग मारे गए या फिर मर गए, और 23 लोग जो थे वो जीवित बचे। इसमें से एक व्यक्ति था, 23 में से एक कौन था? विलियम हॉलवेल। कौन था? विलियम हॉलवेल। अब ये विलियम हॉलवेल कौन था? यही वो व्यक्ति था
जिसने कार्ल कोर्टे की घटना को लिखा था, ब्लैक होल ट्रेजेडी को लिखा था विलियम हॉलवे ने। ठीक है ना। उसके बाद इस घटना के बाद 1757 में बंगाल का गवर्नर बन के आया था रॉबर्ट क्लाइव। कौन बनकर आया था? 1757 में बंगाल का गवर्नर बन के आया रॉबर्ट क्लाइव। में बंगाल का गवर्नर बन के आया, बंगाल का गवर्नर बन के आया रॉबर्ट क्लाइव। कौन आया? बंगाल का गवर्नर बन के आया रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आते ही इसने रॉबर्ट क्लाइव ने आते ही सुजाउद्दौला पर आक्रमण किया। रॉबर्ट क्लाइव ने आते ही सबसे पहले सुजाउद्दौला पर आक्रमण किया और लड़ा गया प्लासी का युद्ध। 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध। अब युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये हुआ रॉबर्ट क्लाइव तथा सुजाउद्दौला के बीच। ये युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुआ। ये ऐसा युद्ध था जिसे इतिहास का सबसे छोटा युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में सिर्फ 1.5 घंटे में रॉबर्ट क्लाइव ने सुजाउद्दौला को हरा दिया। इसका भी कारण क्या था? इतनी जल्दी हारने का कारण यह था कि सुजाउद्दौला अपने ही सेनापति मीर जाफर की वजह से हारा था। किसकी वजह से हारा था? मीर जाफर की वजह से हारा था, क्योंकि मीर जाफर जो इसका सेनापति था और इसका एक मंत्री था रायदुल्ला, ये दोनों लड़ तो सुजाउद्दौला की तरफ से रहे थे, लेकिन जब जैसे ही युद्ध शुरू शुरू होने के बाद ये रॉबर्ट क्लाइव की तरफ जाकर मिल गए। जिस वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने सुजाउद्दौला को हरा दिया। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से सुजाउद्दौला के कम से कम 585 से अधिक सैनिक मारे गए, लेकिन सुजाउद्दौला सिर्फ 43 अंग्रेजों को ही मार पाया था। सुजाउद्दौला जो है 43 अंग्रेजों को ही मार पाया था। इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी, सुजाउद्दौला हारा था। लेकिन बंगाल का जो अगला नवाब बनाया गया उसे बनाया गया मीर जाफर को। किसे बनाया गया? मीर जाफर, जो कि सुजाउद्दौला का कौन था? सेनापति था। बंगाल का अगला नवाब बनाया गया, बंगाल का अगला नवाब किसे बनाया गया? बंगाल का अगला नवाब बनाया गया मीर जाफर को। ठीक है दोस्तों, मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने परिवार का अपना ध्यान रखना। थैंक्स फ्रेंड्स।